जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल वीके बागपत में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज मैं खड़ा हूं यहाँ पर पुलिस चौकी कस्बा बागपत के सामने। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में युवा आपको दिखाई दे रहे होंगे। जी हाँ, तो आइए जानते हैं इतनी संख्या में युवा यहाँ पर क्यों एकत्रित हैं। मेरा नाम पंकज चौहान है, मैं बागपत जुडिशल में एडवोकेट हूँ। और आज हमारे राजपूत और किसान हमारे शेर सिंह राणा जी यहाँ पर पधार रहे हैं और उन्हीं के स्वागत के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए। इस प्रांगण में मौजूद जितने भी हमारे सम्मानित बुजुर्गगण हैं, युवा साथी, आप सबको मैं हाथ जोड़ के बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत चरण स्पर्श करता हूं। जिस प्रकार से आपने इतना भव्य स्वागत हमारा किया, इसके लिए मैं अपनी ओर से और जो मेरे साथ हमारे जो साथीगण हैं, जिनमें प्रशांत तोमर जी, प्रयाग भाई, हमारे सौरभ भाई, श्रीकांत भाई और भी जितने भी सब साथी लोग हैं, उन सभी की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और बहुत तहे दिल से मुझे आश्चर्य है कि इतना कार्यक्रम विलंब से होने के बाद भी क्षमा भी चाहेंगे हम आपसे कि आपको 5 बजे का या 6 बजे का समय था, लेकिन क्योंकि आगे जो गांव में एक कार्यक्रम हमने बल्कि कैंसिल करा इस कार्यक्रम के कारण। देखिए, आज जो आपके बीच में मुझे सौभाग्य मिला आने का, उसका कोई ऐसा मकसद नहीं है कि कोई मकसद लेके आपके बीच में आए हों। बस आने का एक ही कारण है कि आप सबका, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले और जो हमारे युवा साथी हैं, हमारे जो कोई छोटा भाई है, कोई बड़ा भाई है, उनका प्रेम मिले। आज ये कार्यक्रम भी अचानक ही 2-3 दिन पहले ही मुझे लगता है कि आपको सूचना दी गई होगी। कोई ऐसे कार्यक्रम की तैयारी हमने करनी नहीं थी। यहाँ पर आपके बगल में सिसाना गांव है, वहाँ पे महाराणा प्रताप जी और जो पृथ्वीराज चौहान जी, जो हम सबके आदर्श हैं, चाहे कोई किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, तो उनकी 2 जो है वो प्रतिमाएं तो नहीं, बोर्ड लगने थे वहाँ पे गांव में। तो उन्होंने, मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि आपके हाथों से वो हम करवाना चाहते हैं। तो उस कार्यक्रम में मुझे आना था, तो इन्होंने मुझसे कहा कि आप यहाँ आएंगे तो इससे पहले आप बागपत में या आसपास के कुछ जो गांव हैं हमारे भाइयों के, आप वहाँ पे नहीं जा सके उनके बीच में, तो आप कहें। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा रहेगा कि मुझे मेरे भाइयों से मिलने का मौका मिलेगा, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो मैं बहुत धन्य महसूस करता हूँ कि आपके जैसे मेरे भाई हैं जो इतना प्रेम करते हैं मुझसे, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है मुझे। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि हम तो किसी मकसद को लेके आपके बीच में नहीं आए, सिर्फ स्नेह पूर्वक आपके बीच में आए हैं, आपसे आशीर्वाद, आपसे गले मिलने के लिए आए हैं। देखिए, आज जो आपके बीच में मुझे सौभाग्य मिला आने का, उसका कोई ऐसा मकसद नहीं है कि कोई मकसद लेके आपके बीच में आए हों। बस आने का एक ही कारण है कि आप सबका, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले और जो हमारे युवा साथी हैं, हमारे जो कोई छोटा भाई है, कोई बड़ा भाई है, उनका प्रेम मिले। आज ये कार्यक्रम भी अचानक ही 2-3 दिन पहले ही मुझे लगता है कि आपको सूचना दी गई होगी।
कोई ऐसे कार्यक्रम की तैयारी हमने करनी नहीं थी। यहाँ पर आपके बगल में सिसाना गांव है, वहाँ पे महाराणा प्रताप जी और जो पृथ्वीराज चौहान जी जो हम सबके आदर्श हैं, चाहे कोई किसी भी जाति किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, तो उनकी दो जो है वो प्रतिमाएं तो नहीं, बोर्ड लगने थे वहाँ पे गांव में। तो उन्होंने, मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि आपके हाथों से वो हम करवाना चाहते हैं। तो उस कार्यक्रम में मुझे आना था, तो इन्होंने मुझसे कहा कि आप यहाँ आएंगे तो इससे पहले आप बागपत में या आसपास के कुछ जो गांव हैं हमारे भाइयों के, आप वहाँ पे नहीं जा सके उनके बीच में, तो आप कहें। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा रहेगा कि मुझे मेरे भाइयों से मिलने का मौका मिलेगा, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो मैं बहुत धन्य महसूस करता हूँ कि आपके जैसे मेरे भाई हैं जो इतना प्रेम करते हैं मुझसे, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है मुझे। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि हम तो किसी मकसद को लेके आपके बीच में नहीं आए, सिर्फ स्नेह पूर्वक आपके बीच में आए हैं, आपसे आशीर्वाद, आपसे गले मिलने के लिए आए हैं। ऐसे हमारे देखिए, क्योंकि आज पहली बार मैं आपके बीच में आया हूँ, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि भले ही हम किसी मकसद से ना आए हों, वैसे भी अपने भाइयों के बीच में कोई मकसद से आना ही जरूरी नहीं होता, क्योंकि हम तो सब एक परिवार हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारा पहली बार मिलना है काफ़ी लोगों से, कुछ लोग हमारे पहले भी मुलाकात हुई है और कुछ लोगों से पहली बार होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि एक संक्षिप्त परिचय मैं आपके बीच में अपना रखूं, और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कोई मुझसे प्रश्न करना है मेरे निजी जीवन से संबंधित, अफगानिस्तान में जो पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि लाने का जो पूरा वो काम है उससे संबंधित, या फिर आज के समय में जो हम जो कार्य कर रहे हैं, जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जो राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में अगर कोई आपको विचार देना हो, जानकारी लेनी हो, तो आप जो है निसंकोच होके प्रश्न कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आप पहले वो परिचय और वो अपनी बात रख दूं। देखिए, मेरा नाम शेर सिंह राणा, मेरा जन्म रुड़की जो हरिद्वार जिले में अब पड़ता है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी वहीं पर हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने देहरादून से की। जब मैं अपने ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में था, तो मेरा नाम एक मुकदमे में आया, जिसके कारण मुझे दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेजा गया। तिहाड़ जेल में रहने के दौरान मुझे पता चला कि जो हमारे आखिरी भारतीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हैं, उनकी समाधि अफगानिस्तान में है और जूते चप्पल मार के उनका अपमान किया जाता है, और यह परंपरा 800 सालों से भी ज़्यादा से वहाँ पे होती आ रही है। जब ये बात मालूम पड़ी तो मन को बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ कि हमारे जो इतने महान पूर्वज हैं, चाहे भारत में मैं आपको बता दूं कोई किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, पृथ्वीराज चौहान जी हम सभी के महान पूर्वज थे। तो जब ये जानकारी मिली तो मन में एक निश्चय किया कि अफगानिस्तान जाना है और उनकी समाधि को वहां से वापस लाना है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो बाधा थी वो तिहाड़ जेल की वो दीवारें थी जिनके पीछे उस समय में था। तो सन 2004 में जब एक निश्चय हो गया तो तिहाड़ जेल से मैं फरार हुआ सन 2004 में, जो आज तक की हमारे देश की सबसे बड़ी फरारियों में से एक मानी जाती है। तिहाड़ से निकलकर मैं बांग्लादेश गया, बांग्लादेश से दुबई होते हुए अफगानिस्तान पहुंचा, सबसे पहले काबुल पहुंचा, काबुल से
मैं वहां पहुंचा तो जैसा सुना था वैसा ही वहां पे पाया। जूते चप्पल रखे हुए थे। मन को बहुत दुख हुआ कि ये क्या अपमान हो रहा है हमारे पूरे देश का। फिर प्रयास शुरू किया कि कैसे इसको खोद के हम वापस लेकर आए। शुरुआती प्रयास में जो वहां पर लोग थे उन्होंने मुझे पकड़ लिया, लेकिन आप सबके आशीर्वाद ने, ईश्वर की कृपा ने मेरे जीवन की रक्षा की, उनके चंगुल से छुड़वाया। उनके चंगुल से छूटने के बाद फिर मैंने अपने प्रयास को दोबारा शुरू किया। फिर असफलता मिली, लेकिन जब बार बार प्रयास करते रहे तो सफलता प्राप्त हुई। उनकी मिट्टी, उनका अन्य सामान वहां से खोद के वापस भारत लेकर आया और उनके मिट्टी का कुछ अंश उनके मिट्टी का कुछ अंश जो है मैंने खुद गंगा जी में प्रवाहित किया कलकत्ता में, और जो बचा हुआ सामान और उनकी जो मिट्टी थी वो सामाजिक संगठनों के सुपुर्द करी। तो उन्होंने जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश में एक चबूतरे का निर्माण कराया। वो सब सामान रखकर एक स्मारक बनाया वहाँ पे। ये कार्य संपन्न होने के बाद सन 2006 में मैंने दोबारा जेल में सरेंडर किया। मैं करीब 13 साल तक जेल में रहा। इस दौरान, जेल में रहने के दौरान, मैंने एक जेल में ही रहते हुए किताब लिखी जिसका नाम है जेल डायरी, तिहाड़ से काबुल कंधार तक। ये किताब जो है बेस्ट सेलर किताब बनी, मतलब सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक बनी। अब इस किताब पर एक फिल्म भी आ रही है जो आपको अगले साल इसी समय के आसपास देखने को सिनेमा घर में देखने को मिलेगी। हमारा लाल कैसा हो, हमारा लाल कैसा हो। तो ये सन 2016 तक का मैंने आपको बताया। सन 2016 में मैं जेल से छूटकर वापस आया। उसके बाद हमने ये कोशिश करी कि समाज को कैसे एक सही दिशा में ले जाके क्या कार्य करें कि भाई हमारे जो भाई बंधु हैं, समाज के लोग हैं, उनका कुछ भला हो और उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आए। अच्छा, 1-2 साल हमने इसमें प्रयास किया सामाजिक रूप से, लेकिन 2 साल के बाद ऐसा महसूस हुआ कि सामाजिक रूप से हम लोग किसी मुद्दे को उठा तो सकते हैं, लेकिन हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। आप देखते होंगे हमारे अनेक सामाजिक संगठन हर 10 से 15 दिन में किसी मुद्दे को उठाते हैं, क्योंकि बड़ा देश है, समाज का संख्या भी बड़ी है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या हो जाती है। तो जब होती है तो समाज के संगठन या लोग जो है उस समस्या को उठाते हैं, लेकिन उसको दूर नहीं कर पाते, क्योंकि हमने इस पे विचार किया कि ये जो समस्याओं को उठाते हैं, ये उठाते किसके पास हैं? तो उठाते हैं सरकार के पास। तो सरकार कौन है? सरकार सरकार होती है राजनीतिक झंडे की। हम हैं, हमारे द्वारा तो बनती है, लेकिन बनती किसकी है? उसकी बनती है जिसकी राजनीतिक झंडा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें आज की कि भाई आज हमारे देश में किसकी सरकार है, तो इसका सही उत्तर यह है, कई लोग सोचते होंगे बीजेपी की, लेकिन इसका सही उत्तर है एनडीए, कि देश में एनडीए की सरकार है। तो एनडीए का मतलब क्या होता है? एनडीए का मतलब है सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी। ऐसे विचार हो जब वो कहें भाई हमें राम जी का मंदिर बनाना है, तो वहां पर हमारा जो झंडा लेकर बैठा हो प्रतिनिधि, वो कहे कि मंदिर जो है आप जल्दी से जल्दी बनाइए। जब वो कहे पाकिस्तान पे अटैक करना है, तो वो कहिए जल्दी करिए। लेकिन जैसे ही मोदी जी या योगी जी यहाँ कहें कि ये 1 लाख करोड़ हमें बांटने हैं, और निषाद पार्टी वाला कहे कि जी मेरे समाज को दो, अपना दल वाला कहे जी मेरे समाज को दो, पासवान साहब कहें जी मेरे समाज को दो,
जेजेपी वाला दुष्यंत चौटाला कहे जी मेरे समाज को दो, तो आपका भी जब झंडा होगा तो वो कहेगा जी ठीक है जी हमें भी दो। आज क्योंकि आपका वहां पर नहीं है, बहुत बढ़िया। आज क्योंकि आपका हिस्सा लेने वाला कोई राजनीतिक झंडा वहां पर नहीं है उस मीटिंग में, इसलिए कोई आपकी बात नहीं रखता। तो सड़कें बनती हैं, देश में चीजें बनती हैं, उसका लाभ तो सभी लेते हैं, लेकिन जो हमारे व्यक्तिगत जीवन को फर्क डालती हैं, जिससे हमारी नौकरियां मिले, हमारे खिलाफ कोई कानून ना बने, योजनाएं हमारे पक्ष में बने, उसके लिए आपकी बात रखने के लिए भी हमने एक झंडा बनाया। इस बार हमने उत्तर प्रदेश चुनाव में कोई भागीदारी नहीं करी, इसलिए नहीं करी कि कई लोगों ने, हमारे समाज के ही भाइयों ने हमसे कहा कि भाई एक बार और योगी जी को मौका देना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि हम तो सामाजिक व्यक्ति हैं, जो समाज कहेगा उस अनुसार अपना कार्य करते हैं और करेंगे। तो लेकिन आप ये 5 साल देखिएगा, विचार कीजिएगा, क्योंकि हमारा मकसद है कि हमारे अधिकार कोई छीने ना। तो अगर हमारे अधिकार योगी जी दिलाने में जो है सक्षम रहेंगे तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं दिला पाएंगे तो फिर मजबूरी में हमें अपना झंडा बना के वहां बैठना पड़ेगा। कई लोग हमें ये भी सलाह देते हैं कि अगर राजपूत या हम लोग जो है जो अगर अपना झंडा बनाएंगे तो इससे तो जो है हिंदू कमजोर हो जाएगा। तो मेरा उनसे ये प्रश्न रहता है कि भाई जो हमारे जो इनके सहयोगी दल हैं, जो हमारे कुर्मी भाई हैं, जो हमारे या दूसरे भी अन्य हैं, हमारे यादव भाइयों ने अपना झंडा बनाया हुआ है, जाट भाइयों ने बनाया हुआ है, कुर्मी भाइयों ने, दलित भाइयों ने, मराठाओं ने, पासवान भाइयों ने, राजभर भाई ने, ऐसा कोई समाज नहीं है मुझे लगता है कि सैनी भाइयों ने महान दल बनाया हुआ है कि कोई ना झंडा हो। तो अगर ये झंडा बनाना गलत है तो फिर तो सबसे गलत जो है वो ये मोदी जी और योगी जी। अगर बनाना गलत है तो इन्होंने अपने साथ 48 पार्टियों को क्यों रखा हुआ है? इनको तो पूर्ण बहुमत है भाई, इनको तो पूर्ण बहुमत मिला हुआ है केंद्र में और उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी अनुप्रिया पटेल मंत्री है, अभी संजय निषाद इनके साथ है यूपी में, अनुप्रिया पटेल का अपना दल भी इनके साथ है, कल को हो सकता है कि जयंत चौधरी जी भी जो है वो इनके साथ ही आ जाएं।